आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं जैसी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिस्टर मिडनाइट की। इस फिल्म का निर्देशन एकदम हटकर है। एक्टिंग हो, डायलॉग हो या फिर स्टोरी, सब कुछ थोड़ा अजीब और अलग है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस अनोखी फिल्म का सफर। फिल्म की शुरुआत होती है एक शादीशुदा जोड़े से, गोपाल और उमा। शादी के बाद गोपाल अपनी नई नवेली दुल्हन उमा को ट्रेन से मुंबई ले जा रहा होता है। ट्रेन में सफर करते हुए उमा जाग रही होती है और गोपाल गहरी नींद में खर्राटे मार रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों मुंबई पहुंचते हैं और गोपाल उमा को अपने छोटे से घर में ले आता है। घर बहुत साधारण और छोटा सा होता है। दोनों बस एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, न कोई बात न कोई हाव भाव। थोड़ी देर बाद उमा उठती है और साइड में जाकर कपड़े बदलने लगती है। यह देखकर गोपाल घर से बाहर निकल जाता है ताकि उमा को थोड़ी निस्ता मिल सके। इसके बाद जब उमा सोने लगती है तो गोपाल घर के अंदर आता है और धीरे धीरे उसे देखने लगता है। फिर वह इशारों में उमा से कहता है कि अब वह बाहर जाए ताकि वह खुद कपड़े बदल सके। उमा घर के बाहर जाकर सिगरेट पीते हुए बैठ जाती है। रात में दोनों एक दूसरे से दूर मुंह फेर कर सोते हैं। आधी रात को उमा की आंख खुलती है। शायद नई जगह होने की वजह से नींद ठीक से नहीं आती। वह बाहर जाकर थोड़ी देर टहलती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो गोपाल बिस्तर पर नहीं होता। वह तो कब का उठकर अपने काम पर निकल चुका होता है। उमा जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है, बाहर काफी भीड़ और शोर शराबा होता है। यह देखकर वह फटाफट दरवाजा बंद कर लेती है और घर में बैठकर गोपाल का इंतजार करने लगती है। उसे बहुत तेज भूख लगती है तो सोचती है कि बाहर जाकर कुछ खा ले। तभी पड़ोस में रहने वाली शीतल आ जाती है और मक्खन मांगती है। उमा उससे कोई बात नहीं करती और सीधा दरवाजा बंद कर लेती है। शाम होते होते उमा को लगता है कि अब गोपाल आने वाला है तो वह थोड़ा तैयार हो जाती है उसे डांटने के लिए। मगर जैसे ही गोपाल घर के अंदर आता है वह बिना कुछ बोले सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। वह पूरी तरह नशे में धुत होता है और वहीं गिरकर सो जाता है। उमा ये सब देखती है और फिर धीरे से उसके पॉकेट से पैसे निकालती है और बाहर जाकर कुछ खा लेती है, क्योंकि जब से वह इस घर में आई है उसने ढंग से कुछ खाया ही नहीं। अगली सुबह जब गोपाल की नींद खुलती है तो देखता है कि उमा ब्रश कर रही है। उमा पूछती है, कल पूरा दिन कहाँ गायब था तू? गोपाल कहता है, यार शादी नई नई हुई थी ना, तो दोस्तों ने पार्टी के लिए पकड़ लिया, जबरदस्ती दारू पिला दी, मैं तो जल्दी लौटना चाहता था। उमा को गुस्सा आ जाता है, मैं कल से भूखी बैठी हूँ और तुझे कोई फिक्र ही नहीं। गोपाल कहता है, सॉरी यार, तू नींद में थी, तुझे उठाना नहीं चाहा। फिर जब गोपाल काम पर जाने लगता है तो उमा उससे पैसे मांगती है। गोपाल कुछ रुपए टेबल पर रखकर चुपचाप चला जाता है। इन दोनों को देखकर लगता है कि जैसे शादी किसी ने जबरदस्ती करवा दी हो। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, न जुड़ाव है न अपनापन। अब एक नया दिन शुरू होता है। उमा यूं ही घर के बाहर बैठी होती है। यह इलाका एकदम आम सा है, जैसे छोटे छोटे घरों की लाइन और तंग गली वाला कोई मुंबई का मोहल्ला हो। सुबह गोपाल ने जो थोड़े पैसे दिए थे उससे उमा बाजार जाती है, सब्जी वगैरह लाकर घर आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसे खाना बनाना आता ही नहीं। वह पड़ोसन शीतल से चाकू मांगने जाती है। शीतल एक बड़ी सी चाकू लाकर दे देती है, पर उमा को तो पता ही नहीं कि सब्जी काटते कैसे हैं। शाम को जब गोपाल घर लौटता है तो मोहल्ले की सारी औरतें अपने पतियों को खाना परोस रही होती हैं, मगर उमा अब भी आटे में ही उलझी होती है। फिर गोपाल बाहर से खाना लाता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। रात को सोने का वक्त होता है तो उमा बिस्तर पर कपड़े उतार कर लेट जाती है और गोपाल की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन गोपाल बस हैंडशेक करता है और चुपचाप सो जाता है। सुबह होते ही पता चलता है कि उमा सारे पैसे खर्च कर चुकी होती है। गोपाल उसे डांटता है, मगर उमा भी पलटकर बोल पड़ती है, घर चलाना मुझे आता नहीं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो है ना सबसे। गोपाल सोचता है, अब इसे समझाना पड़ेगा। वो एक छोटा सा टाइम टेबल बना देता है, किस दिन कितना खर्च करना है, कौन सी सब्जी बनेगी, कितनी दाल चावल पकाने हैं, सब कुछ एक लिस्ट में लिखा होता है। इसके बाद उमा शीतल के पास जाती है और थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेती है। शाम को जब उमा पहली बार अपने हाथों से खाना बनाकर गोपाल को परोसती है तो गोपाल खाते ही तारीफों की बारिश कर देता है। दोनों बस एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जैसे बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हों। फिर दोनों बाहर निकलकर साथ में सिगरेट पीते हैं। सुबह होती है और गोपाल उल्टी करने लगता है। शायद कल की शराब का असर है। आज संडे होता है तो उमा कहती है, शादी को इतने दिन हो गए लेकिन तुमने एक दिन भी मुझे बाहर घुमाने नहीं ले गए। गोपाल कहता है, थोड़े दिन में एक शादी है, वहीं चलेंगे। लेकिन उमा बोलती है, मुझे इंतजार नहीं करना, मुझे आज ही कहीं बाहर जाना है। बेचारा गोपाल मान जाता है और दोनों एक लंबा सफर तय करते हैं, पूरे 13 घंटे का।
आखिरकार दोनों एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं। थोड़ा बहुत घूमते हैं, फिर बस स्टॉप पर जाकर अगली बस का इंतजार करने लगते हैं ताकि वापस मुंबई लौट सकें। बस आती है और दोनों फिर से उतना ही लंबा सफर करके घर पहुंचते हैं। घर आते ही गोपाल बिना आराम किए सीधे अपने काम पर निकल जाता है। उमा के हाथों में अब भी उसकी शादी की चूड़ियां होती हैं, जिनकी खनक उसे परेशान कर रही होती है। वह पास की एक चप्पल मरम्मत करने वाले के पास जाती है और अपनी चूड़ियां तुड़वा देती है। अब अगला रविवार आता है। गोपाल इस बार उमा को एक रिश्तेदार की शादी में ले जाता है, लेकिन उमा वहां बिल्कुल बोर हो जाती है। कुछ देर बाद वह चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। अगली सुबह उमा को उल्टी होती है। गोपाल पूछता है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? उमा कहती है, ठीक हूं, कल शादी में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था शायद। फिर गोपाल काम पर चला जाता है और उमा घर में अकेली बैठी रहती है, एकदम शांत, कुछ सोचती हुई। थोड़ी देर बाद उमा एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जाती है और वहां रखे छोटे छोटे पौधे चोरी करके एक एक करके अपने घर ले आती है। उमा अब जो पौधे चुरा कर लाई थी, उन्हें अपने छोटे से घर में सजा देती है। उसका मानना था कि घर में पेड़ पौधे होंगे तो हवा भी ताजा रहेगी। फिर वह उन्हीं पौधों के बीच बैठकर सिगरेट पीने लगती है, जैसे उसे अब इसी में सुकून मिलता हो। थोड़ी देर बाद उमा यूं ही बाहर निकल जाती है, बिना किसी मकसद के भटकती रहती है। कभी रेलवे स्टेशन, कभी गलियों में, तो कभी समुद्र के किनारे। एक दिन जब वह समुद्र तट पर बैठी होती है तो आसपास किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, पर उमा उन पर ध्यान दिए बिना चुपचाप पास की एक कंपनी के सामने जाकर बैठ जाती है। वहीं पर कंपनी का एक आदमी आता है। उमा उससे काम मांगती है। वह पूछता है, तुम सफाई का काम कर सकती हो? उमा जवाब देती है, मैं तो सफाई की देवी हूँ, काम तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद उमा रात भर उस ऑफिस की सफाई करती है, पूरी मेहनत से। काम खत्म होने के बाद वह अपनी बाल्टी और झाड़ू लेकर घर निकल पड़ती है। वहीं ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी शिफ्ट भी खत्म हो चुकी होती है, साइकिल से घर जा रहा होता है। वह उमा से पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो छोड़ देता हूँ। गार्ड उमा को अपनी साइकिल पर बैठाकर ले जाने लगता है। ऑफिस से उमा का घर करीब 4 घंटे दूर होता है। सुबह होते ही उमा फिर से शीतल से मिलती है। दोनों थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, बातें करते हैं। शाम को उमा फिर से बाल्टी और झाड़ू लेकर काम पर निकल जाती है। अगली सुबह उमा और शीतल फिर से गपशप में लगी होती हैं। बातों बातों में शीतल गोपाल के बारे में पूछती है। तब उमा बताती है कि वह और गोपाल बचपन के दोस्त हैं, एक ही गांव से हैं, इसीलिए घर वालों ने दोनों की शादी कर दी। बातचीत के दौरान शीतल कहती है, उमा, तुम तो दिन ब दिन और भी पतली होती जा रही हो। उमा हंसकर कहती है, अरे कुछ नहीं यार, बस पेट खराब है थोड़े दिन से। अब उसी रात जब उमा अपने काम पर जा रही होती है तो रास्ते में उसे कुछ ट्रांसजेंडर लोग मिलते हैं। उनमें से एक मजाक में पूछता है, एक चिकनी, कौन सी क्रीम लगाती है जितनी गोरी दिखती है? उमा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल जाती है, कुछ घबराई सी। ऑफिस का वही वॉचमैन ये सब देख लेता है। उसे लगता है कि उमा की तबीयत ठीक नहीं है। वह जबरदस्ती उसे अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है, घबराने की बात नहीं है, बस हल्का बुखार है, मैं दवाइयां लिख देता हूँ। उमा को दवाइयां देता है और कहता है, यह ले लो, आराम मिल जाएगा। सुबह होते ही उमा अपने घर लौटती है और शीतल से मिलने जाती है। शीतल कहती है, अब तू अपने आदमी के पास जा, मैं कुछ दिनों के लिए गाँव जा रही हूँ, पता नहीं तू अपना ध्यान कैसे रखेगी, और वैसे भी तेरा पति अभी घर पर है। जब उमा घर के अंदर जाती है तो देखती है कि गोपाल किसी चीज में व्यस्त है, शायद अपने आप में खोया हुआ। उसे देखकर उमा थोड़ी शर्मा जाती है और चुपचाप अपनी झाड़ू बाल्टी लेकर फिर से काम पर निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर उमा अपना काम निपटाती है, लेकिन देखती है कि वही वॉचमैन छत पर वेल्डिंग का काम कर रहा है। उमा भी उसके पास चली जाती है, सोचती है कि थोड़ी देर बात करके चली जाएगी, लेकिन दोनों बातों में ऐसे उलझ जाते हैं कि पूरी रात वहीं बैठे रह जाते हैं। सुबह होते ही उमा घर लौट रही होती है, तभी रास्ते में फिर वही ट्रांसजेंडर लोग मिलते हैं। उनमें से एक उमा को पास बुलाकर चाय देता है। दोनों थोड़ी बातें करते हैं। इधर माहौल एकदम शांत होता है, लेकिन उमा को लगता है जैसे उसके कानों में कोई आवाजें गूंज रही हों। इसके बाद जब उमा दिन में कहीं बाहर घूमने जाती है तो तेज धूप के बावजूद उसे ठंड लग रही होती है। तभी एक बहुत मॉडर्न सी लड़की उसके पास आकर पूछती है, तुम कौन सी क्रीम लगाती हो? इतनी साफ और गोरी कैसे दिखती हो? उमा कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप वहां से निकल जाती है और घर लौट आती है। घर आकर वह कंबल ओढ़ती है और फिर बाहर निकल जाती है। रात में जब गोपाल और उमा सो रहे होते हैं तो उमा को नींद नहीं आती। वह उठकर घर से बाहर टहलने लगती है, फिर एक कानों के डॉक्टर के पास जाती है। उमा डॉक्टर को बताती है, मेरे कानों में कुछ आवाजें गूंजती रहती हैं। डॉक्टर चेक करके कहता है, तुम्हारे कान तो बिल्कुल ठीक हैं,
शायद बुखार की वजह से ऐसा लग रहा होगा। घर लौटते वक्त उमा एक जगह बैठकर सो जाती है। जब सुबह धूप उसके चेहरे पर पड़ती है तब उसकी आंख खुलती है और वह वापस घर लौटती है। घर आने के बाद गोपाल उसे खाना देता है मगर उमा मना कर देती है। मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट अब भी ठीक नहीं है। गोपाल थोड़े परेशान होकर कहता है, उमा, मैंने कभी तुम्हें ढंग से खाते हुए देखा ही नहीं। उमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप बैठी रहती है। फिर रात को दोनों बाहर निकलते हैं और हमेशा की तरह साथ में सिगरेट पीते हैं। रात को अचानक उमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहन सी! गोपाल घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उमा कहती है, बादल ने उस तारे को निगल लिया। गोपाल चौंक जाता है, तुम्हारी तबीयत सही है ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन उमा मना कर देती है। अगली रात उमा फिर ऑफिस में सफाई का काम करती है। काम करते करते अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह अपनी बाल्टी और झाड़ू उठाकर धीरे धीरे घर लौटने लगती है। रास्ते में उसे एक बकरी का बच्चा दिखता है और पता नहीं क्यों उमा उस मासूम जानवर को मारकर उसका खून पीने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद सॉरी कहकर उस मरे हुए जानवर को कूड़ेदान में फेंक देती है। घर लौटकर उमा गोपाल को जोर से किस करती है और फिर सो जाती है। सुबह होते ही उमा फिर उसी जगह जाती है जहां उसने बकरी के बच्चे को मारा था और वहां के खून के निशान देखती है। शाम को घर आकर वह गोपाल का बचा हुआ खाना खाती है, लेकिन खाना खाते ही उल्टी कर देती है। अब उमा खुद से सवाल करने लगती है, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? इसके बाद उमा पास की झाड़ियों में घुसकर एक परिंदा पकड़ती है और उसका भी खून पी जाती है। फिर उस परिंदे को कपड़े में लपेटकर एक डिब्बे में रखती है और उसे अपने पलंग के नीचे छुपा देती है। अब यह उसका पैटर्न बन जाता है। कोई चिड़िया या परिंदा मिलते ही उसे मार देती है, उसका खून पीती है, फिर सॉरी बोलकर उसकी बॉडी कपड़े में लपेटकर घर ले आती है और डिब्बे में छुपा देती है। कुछ दिनों बाद गोपाल पूछता है, उमा, घर में अजीब सी बदबू नहीं आ रही तुम्हें? उमा कहती है, अरे गोपाल, यह शहर की बदबू है, तुम जाओ अपने काम पर। गोपाल ऑफिस चला जाता है, लेकिन उमा के साथ अब और भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जिन परिंदों को उसने मारा था, जिनका खून पिया था, अब वे सब उसे घर में जिंदा घूमते हुए दिखने लगते हैं। डर के मारे उमा एक रात उन सारे मरे हुए परिंदों को उठाकर पास की कचरा गाड़ी में फेंक देती है। अगली सुबह उमा अपने ऊपर कंबल डालकर बाहर किसी बूथ के पास जाकर गोपाल को कॉल करती है, लेकिन बातों में प्यार जैसा कुछ नहीं होता, बस 2 लाइनों की बातचीत। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस बात खत्म। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उमा और गोपाल दोनों एक दूसरे से कुछ जरूरी बातें साझा करने वाले होते हैं। गोपाल कहता है, पहले तुम बताओ। उमा उसे आराम से बैठाकर कहती है, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। अब उमा गोपाल को कोई गहरी बात बताती है, लेकिन दर्शकों को वह बात सुनाई नहीं जाती। बस इतना दिखाया जाता है कि गोपाल ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद गोपाल कहता है, आज मेरे दोस्त आने वाले हैं चाय पर। तो दोनों झूठी सी मुस्कान के साथ मिलकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। बाद में सब मिलकर बीच पर घूमने जाते हैं, लेकिन उमा और गोपाल बिल्कुल चुप रहते हैं, जबकि गोपाल के दोस्त और उसकी पत्नी आपस में बातें करते रहते हैं। गोपाल का दोस्त एक कुत्ता भी साथ लाया होता है। उमा कहती है, क्या मैं इसे थोड़ा घुमा लाऊं? वह कुत्ते को लेकर जाती है और फिर एक बच्चे को देकर खुद लौट आती है। बिना झिझक कहती है, आपका कुत्ता भाग गया, खुद ही ढूंढ लीजिए। इस तरह पूरा रविवार दोनों इधर उधर भटकते हुए बिताते हैं। रात को दोनों एक मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। उमा वहां एक कैंडी देखकर गोपाल से कहती है, मुझे वह दिला दो। गोपाल कैंडी लेने जाता है और कहता है, तुम ट्रेन में जाकर सीट पकड़ो, मैं कैंडी लेकर आता हूँ। लेकिन जब वह कैंडी लेकर वापस लौटता है, ट्रेन कब की जा चुकी होती है। गोपाल जब घर लौटता है तो देखता है उमा पहले से घर में है। उमा पूछती है, इतना हाफ क्यों रहे हो? गोपाल कहता है, मैं पैदल ही भागते भागते आया हूँ। उमा कहती है, दूसरी ट्रेन पकड़ लेते, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? गोपाल, वो तो सोचा ही नहीं। गोपाल बची हुई कैंडी उमा को देता है, लेकिन उमा बिना खाए उसे फेंक देती है। इसके बाद वह शराब पीकर गोपाल से कहती है, एक किस दो ना। फिर दोनों कुछ सेकंड में झट से किस करते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों अंतरंग हो जाते हैं। उमा चादर ओढ़कर फिर से कहती है, एक बार और इस तरह दोनों रात भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन अब आगे जो होता है वो इस रिश्ते को और उलझा देता है। सुबह जब उमा की नींद खुलती है तो वह देखती है कि जिन परिंदों को उसने मारा था और कचरे में फेंक दिया था, वो अब खटिया के नीचे से बाहर निकल रहे हैं। उमा डर के मारे गोपाल को उठाने लगती है, लेकिन तब पता चलता है कि गोपाल तो रात को ही मर चुका था, शायद उसी वक्त जब वे दोनों अंतरंग हो रहे थे।
उमा पूरी रात एक लाश के साथ सोती रही। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे। 3-4 दिन इसी हालत में गुजर जाते हैं। तभी ऑफिस का वॉचमैन उमा के घर आता है हालचाल पूछने, लेकिन उमा दरवाजा ही नहीं खोलती। वॉचमैन गोपाल के दोस्त की पत्नी से पूछता है तो वह कहती है, मैंने तो दोनों को कई दिनों से देखा ही नहीं, ना उमा ना गोपाल। कुछ और दिन बीतते हैं। फिर एक दिन उमा गोपाल की लाश को घर के एक कोने में बैठा देती है, उसे फूलों से सजा देती है, उसके चारों ओर दिए जलाती है और लाइटों की माला उसके गले में डाल देती है। अब लाश दिन ब दिन सड़ती जाती है और उमा खुद को घर में बंद कर लेती है। फिर एक रात बहुत सारी बकरियां उमा के घर के पास आकर जोर जोर से मिमियाने लगती हैं। उमा उन्हें बहुत मुश्किल से घर से दूर ले जाती है। वापस लौटते वक्त देखती है कि उसके घर के दरवाजे पर किसी ने डायन लिख दिया है। उसी समय गोपाल के दोस्त की पत्नी उमा के पीछे पीछे चलकर उसके घर के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वह गोपाल की सड़ी हुई लाश देखती है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उमा उसे देखकर कहती है, तू सोच भी नहीं सकती मैं कितनी प्यासी हूँ, और फिर उसे मार डालती है। अब उमा को एहसास होता है कि शीतल वापस गांव से लौट आई है। उमा अब घर की दीवारों से बातें करने लगती है। शीतल मोहल्ले में लौटने के बाद लोगों से सुनती है उस घर में कोई डायन रहती है। उमा यह सुनकर हंसने लगती है और शीतल से एक छोटी सी मदद मांगती है। एक बड़ा सा आरी चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए। उमा आरी लेकर उस मरी हुई औरत को टुकड़े टुकड़े करने लगती है और आधी रात को वे टुकड़े किसी सुनसान एरिया में ले जाकर फेंक देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी है। उमा को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उस एरिया में जहां उसने बॉडी फेंकी थी कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो इंसानी हाथ था या कोई परिंदा या कुछ और। सिस्टर मिडनाइट की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 2 में पता चलेगा उमा अब खुद क्या बन चुकी है, डायन ना पिशाच। तो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट करके बताइए।